हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव सर फिजिक्स वाले। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो इसमें हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर देखेंगे और उसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स का जो लेवल है वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की। तो बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में सबसे पहले आता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में आपसे मैं क्या कहूंगा कि मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ रजिस्टर्स हैं, जिसमें मान लेते हैं ये एक रजिस्टर है, ये एक दूसरा रजिस्टर और एक तीसरा रजिस्टर है, और इन तीनों रजिस्टर्स को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस R3 है, और ये जो बैटरी मैंने लगाई है इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो जैसे ही मैं इस बैटरी को कनेक्ट करूंगा, आपको पता है इस बैटरी की वजह से यहाँ पर सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। तो मान लेता हूँ कि I करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको पता है कि ये I करंट जो है वो तीनों ही रजिस्टर्स के थ्रू फ्लो करेगा, और वही करंट जो है वो पूरे सर्किट में भी फ्लो कर रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में जितने भी रजिस्टर्स लगे होंगे सभी के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो सेम होगा, और वो टोटल करंट के ही बराबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर दूं, तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है करंट इनटू में रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं कि करंट भले ही हमारा हर जगह सेम है, लेकिन जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो अलग अलग है। तो अगर R की वैल्यू चेंज है तो V की वैल्यू भी चेंज आएगी। तो मान लेता हूं कि यहाँ पर जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, R1 रजिस्टर के अक्रॉस R2 रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है, और R3 रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V3 है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो वोल्टेज ड्रॉप्स हुए हैं वो हुए तो इस बैटरी की वजह से ही है। तो ऑब्वियसली इन तीनों के वोल्टेज ड्रॉप्स का सम जो है वो हमेशा बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है, तो टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन इसलिए मैं RS लिख देता हूँ। ठीक है, सो IRS इज इक्वल टू V1। तो R1 रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप V1 है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो IR1, और ये हो जाएगा IR2 और ये हो जाएगा IR3। तो आप देख सकते हैं कि I जो है सभी में कॉमन है। तो अगर मैं इस I को बाहर निकाल दूं तो यहाँ आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ आ जाएगा I इंटू में RS। तो अभी आपका ये जो I है इससे ये I कट जाएगा, तो यहाँ से RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अभी ये तीन रजिस्टर्स थे, इसलिए R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। अगर यहाँ n नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू Rn हो जाता। बात समझ में आती है। तो ये आपका यहाँ पे फंडा है। अच्छा, अगर यहाँ पे सभी रजिस्टर जो होते बराबर मैग्नीट्यूड के होते, यानी कि ये भी R, ये भी R, ये भी R, तो सोचो अब ये तीनों के तीनों अगर R है तो R प्लस R 3R हो गए। तो 3 थे तो 3R हो गए, अगर 5 होते तो 5R हो जाते, n होते तो nR हो जाते। यानी कि यहाँ से आपका जो RS आता वो n टाइम्स ऑफ R आ जाता। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो बच्चों, यहाँ पर जो बातें आपको ध्यान रखने वाली हैं वो बातें क्या है, तो पहली बात आप जो यहाँ ध्यान रखेंगे वो ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका करंट होता है वो सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस सेम होता है, यानी कि करंट इज सेम। तो करंट आपका जो सेम आता है। ठीक है, तो इसमें मैं लिख सकता हूं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है, तो जितने भी रजिस्टर सभी के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी
वो सभी के लिए डिफरेंट होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका वो डिफरेंट है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर ऑल द रजिस्टर्स। ठीक है, अब अगर सभी के सभी रजिस्टर्स की वैल्यू सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी वहां पर सेम आ जाती है। अब देखो V इज इक्वल टू आई इंटू आर था। अगर आपका I जो है यानी कि यदि I कांस्टेंट है तो अगर I को कांस्टेंट कर देंगे तो V और R में जो रिलेशन आएगा वो कैसा हो जाएगा, डायरेक्टली का, यानी कि जहां पर जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां से मुझे एक पॉइंट समझ में आ गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में जो आपका वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू है या पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस, वो डिपेंड करता है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। तो जितना बड़ा रजिस्टर होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हैं। और जो यहाँ पे तीसरा पॉइंट बनता है वो ये है कि जो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर जो सबसे बड़ा रजिस्टर होगा उससे भी ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं R1 ले लेता हूँ 2 ओम का, R2 ले लेता हूँ 3 ओम और R3 ले लेता हूँ सपोज दैट 5 ओम का, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, तो 2 + 3 + 5, तो 2 और 3 5 और 5 10, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया आपका 10 ओम का। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो यहाँ इन तीनों रेजिस्टेंस में जो सबसे बड़ा रेजिस्टर था यानी 5 ओम उससे भी ज्यादा है। तो मैं इस चीज को समझ पा रहा हूं यहाँ से कि जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो यहाँ पर जो सबसे बड़ा रजिस्टर होगा उससे भी ज्यादा आएगा। यानी कि अगर कभी मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना हो तो वहां पर मुझे हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स यूज करने चाहिए। ठीक है, अगर मुझे मान ले कहीं पे 50 ओम के रजिस्टर की जरूरत है और मेरे पास 5-5 ओम 10-10 ओम के रजिस्टर हैं, तो मैं वहां पर क्या करूंगा, तो वहां मैं इन सभी रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन कर दूंगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन करने से क्या होगा, तो उनके जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। ऐसे अभी मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा और वहां से आपको समझाऊंगा कि अगर आप रेजिस्टर्स को पैरेलली जोड़ते हैं तो उससे क्या होगा, तो वहां पे उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। यानी जितने ज्यादा पैरेलल में रेजिस्टर लगते जाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू और भी छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, सो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन को लेकर कुछ बेसिक बातें। अब हम बात कर देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेके। तो बच्चों अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि हम अपने कुछ रजिस्टर्स ले लेते हैं। मान लीजिए एक रजिस्टर ये है, ये आपका एक दूसरा रजिस्टर है और ये आपका एक तीसरा रजिस्टर है, और इस पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया और उस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। और मान लेता हूँ कि ये जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस R3 है। तो मुझे बताओ अगर आपका ये बैटरी है तो इस बैटरी से कुछ ना कुछ करंट निकलेगा, और आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी बैटरी से जितना करंट निकलता है उस बैटरी में उतना ही करंट एंटर भी करना चाहिए। अगर बैटरी से 10 एम्पियर करंट निकला है तो बैटरी के अंदर 10 एम्पियर करंट ही आना चाहिए, तभी तो आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला जो लॉ है वो फॉलो हो पाएगा। सो बात समझ में आती है। अच्छा जी, अब मान लेता हूँ कि यहाँ से आपका ये I करंट आया है। अब इस करंट को आगे 3 रास्ते दिख रहे हैं, एक इधर की तरफ जाता हुआ है, एक इधर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो यहाँ जो करंट है वो भी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो मान लेता हूँ कि R1 का रजिस्टर के थ्रू जो करंट जा रहा है उसका नाम है I1, और R2 रजिस्टर से जो करंट पास हो रहा है उसका नाम है I2 और इसका नाम है I3। ठीक है, सो आपने देख लिया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में जो करंट की वैल्यू है वो सभी रजिस्टर्स के लिए डिफरेंट है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम रहती है। यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा उतना ही इसके अक्रॉस होगा और उतना ही इसके अक्रॉस भी होगा। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो आ तो इस बैटरी की वजह से ही रहा है ना, तो ऑब्वियसली
जितना पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस होगा वो इसके बराबर होगा। यानी कि अगर आपने यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी है तो उससे जितने भी रजिस्टर्स पैरेलल कनेक्टेड होंगे उन सब के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का ही आएगा। तो अगर ये 20 वोल्ट की बैटरी है तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो हमेशा V रहेगी। सो आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो मेरा टोटल करंट है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। तो बस यही पॉइंट मैं यहाँ पर यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि भाई जो हमारा टोटल करंट I है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। और जो I1 है वो किसके बराबर होगा, तो आपको पता है कि V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटे में R। सो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V बटे में R1, I2 हो जाएगा V बटे में R2 और I3 हो जाएगा V बटे में R3 और टोटल करंट I हो जाएगा V बटे में RP। भाई टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बटे में टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इसलिए RP है। तो यहाँ से आपका ये जितना भी V है वो कट जाएगा। तो यहाँ से 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ जाता है। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तैयार हो जाता है। सो आई होप कि इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर मैं ये मान लूं कि मैं जितने रजिस्टर्स लगा रहा हूँ वो सभी के सभी आइडेंटिकल है, यानी सभी का रेजिस्टेंस बराबर है, तो किसी ना किसी के तो बराबर होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि वो R के बराबर है। तो इस हिसाब से जरा देखते हैं यहाँ पे 1/RP की वैल्यू आती क्या है। सो 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R एंड प्लस 1/R। तो ये आ गया 3/R। तो 1/RP इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से आपका जो RP आएगा, अगर वो चाहिए तो आपको इसे पलटना पड़ेगा। सो RP आ जाएगा यहाँ से R/3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स थे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया R/3। तो अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो R/n आ जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि इन जनरल जो यहाँ पे RP आएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा R/n। ठीक है। सो इस चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जो बात समझ में आती है। तो ये था आपका कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेकर बेसिक बातें। अब यहाँ से जो बातें आपके समझने और सीखने की हैं वो क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को पॉज करके ये सब नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेकर कुछ बातें बता सकता हूँ, उसमें पहली बात जो ये है वो यही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट की वैल्यू वो सभी रजिस्टर्स के लिए डिफरेंट है। यानी कि यहाँ पर जो करंट होता है वो सभी रजिस्टर्स के लिए डिफरेंट होता है। सो करंट इज डिफरेंट। ठीक है। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर दूं तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टर के अक्रॉस बराबर होगा और वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के भी बराबर होगा। तो जो दूसरा पॉइंट मैं लिख सकता हूं वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाए तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये दो बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर जो तीसरी बात है वो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं 3 रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में ले लेता हूँ तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा वो वहां जो सबसे छोटा रजिस्टर है उससे भी छोटा आएगा। ये बात यहाँ पे समझने की है। अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो R1 है वो 2 ओम का है, R2 आपका 4 ओम है और सपोज दैट R3 जो है आपका वो 8 ओम है।
तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जरा उसकी वैल्यू एक बार चेक करते हैं, आता क्या है। सो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका एलसीएम लेंगे 8 आ जाएगा, तो 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8, 4 2 6 1 7। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 4 2 6 1 7, 7 बटे में 8 आ गया। सो Rp इज इक्वल टू आ गया 8/7 ओम। और 8/7 का मतलब होता है कि 7 1 जा 7 पॉइंट आ गया, और फिर 7 1 जा 7 और फिर 7 4 जा 28, लगभग 1.14 ओम। तो अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है वो यहाँ पर जो सबसे छोटा रजिस्टर है यानी 2 ओम उससे भी छोटा है। तो यहां से मैं आपको एक चीज कह सकता हूं कि अगर मुझे मेरे पास बड़े बड़े वैल्यू के रजिस्टर्स हैं और मुझे एक छोटे रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो वहां पे मुझे क्या करना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि पैरेलल में जितने ज्यादा आप रजिस्टर जोड़ते जाएंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाइए रजिस्टर्स, और अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू घटानी है तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाइए रजिस्टर्स। तो ये कुछ हो गई थ्योरेटिकल बातें। अब हम इस पे बेस्ड करेंगे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि सबसे जरूरी है न्यूमेरिकल्स। बगैर न्यूमेरिकल फिजिक्स हैज नो मीनिंग्स। ठीक है, फिजिक्स का कोई खास मतलब नहीं बच जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये इतना कर लिया हमने। अब इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कह रहे हैं कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8R, यानी एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया है कि 8R है, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। और इस वायर को आपने एक सर्कल के फॉर्म में बेंट कर दिया है, ठीक है ना, एक सर्कल के फॉर्म में मोड़ दिया इस तरह से करके। सो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ डायमीटर AB, यानी डायमीटर AB के एंड्स के अक्रॉस जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। तो पहले हम एक वायर को सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर लेते हैं। सो मान लेते हैं कि सर्कुलर फॉर्म में बेंड करने के बाद ये आ गया हमारा वायर, और इसके दो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स जो होंगे वो यही होंगे। तो मान लेता हूँ ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट A और B के अक्रॉस आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है कि होगा कितना। तो बच्चों आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये पूरे वायर का रेजिस्टेंस 8R है तो इसका ये जो आधा पोर्शन है और इधर का जो आधा पोर्शन है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 4R। भाई अगर पूरे का R है तो आधे का, अगर पूरे का 8R है तो आधे का क्या होगा, तो उसका हाफ कर दो। तो यानी ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका रेजिस्टेंस भी 4R होगा और नीचे वाला जो होगा इसका रेजिस्टेंस भी 4R है। अब बस हमें ये सोचना है कि ये जो दोनों पोर्शंस हैं ये दोनों पोर्शन सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक इमेजिनरी बैटरी मान लो, जैसा कि आपने मान लिया कि यहाँ पर ये एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। ये बैटरी V वोल्ट की है। तो अगर इस बैटरी लगी है तो इस बैटरी की वजह से सर्किट में कुछ करंट फ्लो करेगा, मान लेते हैं वो करंट I है। तो अब ये करंट जो है आगे जाके दो भागों में बट गया, कुछ करंट इधर चला गया होगा, कुछ करंट नीचे की तरफ आ गया होगा। तो अगर आप कहीं भी जा रहे हो और वहां पर आपका करंट डिवीजन हो जाए तो आप समझ लेना कि करंट डिवीजन वही हो सकता है जहां पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू हर जगह सेम रहती है, ठीक है। तो यहां से जब मैं आया तो यहाँ आगे जाके ये रास्ता दो भागों बट गया। इसका मतलब यहाँ पर ये जो दोनों रजिस्टर्स हैं ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पर जो दोनों ही पोर्शंस है, दोनों पोर्शंस का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4R। सो 1/4R प्लस 1/4R, एक ही चीज को दो बार जोड़ोगे तो 2 गुना आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब डिवाइड करोगे तो 1/2R आ जाएगा। तो ये आ गया 1/RP। मुझे तो चाहिए था RP, तो RP क्या होगा, तो इसको पलट दो तो RP आ जाएगा 2R। तो ये आ गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द डायमीटर AB। तो डायमीटर AB के एंड्स के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस आएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा, सो 2R हो जाएगा।
तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। तो बच्चों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्कुलर लूप इज कैपिटल आर, यानी ये जो सर्कुलर लूप है इसका रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया है कि कैपिटल आर है। और उसके बाद क्या कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन एसीबी टू एडीबी, यानी ये जो एसीबी पोर्शन ऑफ द वायर है और ये जो एडीबी पोर्शन ऑफ द वायर है, इन दोनों के रेजिस्टेंस का आपसे रेशियो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपसे बोला गया है कि रेजिस्टेंस एसीबी और रेजिस्टेंस ऑफ एडीबी, तो इन दोनों पोर्शन के रेजिस्टेंस का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है कि रेशियो होगा क्या। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए कि आपने क्या किया था और आपको करना क्या था। अगर आपने जो किया वो वही है जो मैं कर रहा हूं, तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलिए बच्चों, सो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपको ये पता है या आपसे ये पूछा गया है कि इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, आपको पूरे सर्कुलर लूप का रेजिस्टेंस दे दिया गया है कि आर है। तो अगर सर्कुलर लूप का आपको टोटल रेजिस्टेंस पता है तो इस सर्कुलर लूप का जो टोटल लेंथ है वो कितना है, तो 2 पाई आर। भाई सर्कल का लेंथ उसका सरकमफेरेंस होता है, यानी कि 2 पाई आर। तो हमें ये पता है कि ये जो 2 पाई आर लेंथ है इसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। तो हमें ये बात पता है कि ये जो 2 पाई आर लेंथ है इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। तो अगर 2 पाई आर लेंथ का इतना रेजिस्टेंस है तो यूनिट लेंथ का कितना होगा, तो आर बटे में 2 पाई आर। और यूनिट लेंथ का अगर मैं रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं तो मैं कितने भी लेंथ का रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। अगर मैं मान लूं कि ये जो एडीबी पोर्शन है इसका लेंथ L1 है और जो एसीबी पोर्शन है इसका लेंथ L2 है। ठीक है, तो अगर यूनिट लेंथ का मुझे पता है कि रेजिस्टेंस इतना है तो L1 लेंथ का निकालना होगा, तो क्या करूंगा, L1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस रेजिस्टेंस को। वैसे ही अगर मुझे L2 लेंथ का रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं L2 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा इस रेजिस्टेंस को। लेकिन उससे पहले मेरा जो बेसिक काम है वो है इस L1 और इस L2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना। और वो भी किस टर्म में फाइंड आउट करना होगा, तो R और थीटा के टर्म्स में, क्योंकि मुझे यही चीजें गिवन है और आपको पता है जो गिवन होता है हमें उसी के टर्म्स में लिखना चाहिए। तो अगर मैं बात कर दूं L1 की कि भाई ये जो L1 लेंथ है ये होगा कितना, तो आप लोग जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बटे में रेडियस। तो जो लेंथ ऑफ आर्क है वो L1 है, सो यहां से L1 की वैल्यू आ जाएगी R थीटा। सो L1 जो हो गया वो आपका R थीटा के बराबर है और ये जो L2 लेंथ है वो किसके बराबर होगा, तो भाई रेडियस उसकी भी R है, लेकिन ये जो L2 लेंथ है ये कितना एंगल बना रहा है, तो ये एंगल बना रहा है 2 पाई माइनस थीटा। बात समझ में आती है भाई, पूरा एंगल 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन का है, जिसमें से ये वाला हिस्सा अगर थीटा है तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, तो 2 पाई में से थीटा माइनस कर दो। ठीक है, सो फिलहाल ये जो पोर्शन था L2 लेंथ वाला इसने कितना एंगल बनाया था, तो 2 पाई माइनस थीटा। सो अब मुझे L1 लेंथ की वैल्यू भी पता है, L2 लेंथ की वैल्यू भी पता है और यूनिट लेंथ के लिए जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू भी पता है। तो इस हिसाब से मैं L1 लेंथ का रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ, या छोड़ो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हमें RACB, तो ये जो ADB पोर्शन है इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो हमने पहले मान रखा RADB और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो भाई यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना है, तो R बाय 2 पाई R और ये जो लेंथ है ये कितना है L1। तो ये आ गया मेरा ADB पोर्शन का रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा होगा आपको, आपने यूनिट लेंथ के रेजिस्टेंस को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको इस पोर्शन का रेजिस्टेंस निकल के आ गया। ऐसे ही सिमिलरली RACB की अगर मैं बात कर दूं तो RACB, तो ACB पोर्शन का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो भाई यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो R बाय 2 पाई R और ये जो लेंथ है ये है कितना L2। ठीक है, और ये जो आपका L2 लेंथ था इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका था और वो वैल्यू थी R इंटू में 2 पाई माइनस थीटा। तो देखो बच्चों यहां पे इस R से ये R चला जाएगा
और हमने यहाँ पर वैल्यू रखना भूल गए थे, तो ये वैल्यू एक बार रख देते हैं। ठीक है, L1 की वैल्यू थी r थीटा, तो यहाँ भी इस r से r चला जा रहा है, तो फाइनली आपको RADB की वैल्यू भी पता चल गई और RACB की वैल्यू भी पता चल चुकी है। बस आपको करना क्या है, रेशो ही तो निकालना है दोनों का, तो दोनों का रेशो निकालना है तो डिवाइड कर दो। सो R हमें निकालना क्या था, ACB। हाँ, तो पहले हम लिखेंगे RACB बटे में RADB। तो RACB वाले की वैल्यू क्या है, तो वह R बटे में 2 पाई और 2 पाई माइनस थीटा। तो अभी जो लिखा है वो मैंने RACB का वैल्यू लिखा है। अब मैं यहां लिखूंगा RADB का वैल्यू। तो RADB का वैल्यू ये है और इसकी शुरुआत नीचे से होनी है, तो R थीटा और ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 पाई। तो अब जो कटता हो उसे काट दो, तो इस 2 पाई से ये 2 पाई चला जाएगा, इस R से ये R चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा 2 पाई माइनस थीटा बटे में थीटा। तो ये आ गया RACB बटे में RADB। तो इस तरीके से मैंने अपने दोनों ही पोर्शन का रेजिस्टेंस का रेशो निकाल दिया है। सो आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे जो फॉलो हो रहा है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारा जो रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला था वो था R इजिकल टू रो L अपॉन A। यहाँ पे जो सर्कुलर वायर है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेकर कोई बात नहीं की गई है, तो इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो यूनिफॉर्म है, यानी कि वायर जो है उसकी जो मोटाई है वो हर जगह एक जैसी है। ऐसा नहीं कि वायर का कोई हिस्सा मोटा है तो कोई हिस्सा पतला है, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं दे रखी। तो नहीं दे रखी तो बाय डिफॉल्ट हम मान के चलेंगे कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कांस्टेंट है। तो सोचो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है और ये पूरा एक ही वायर है, तो उसके लिए रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो पूरी तरह से लेंथ पे डिपेंड कर जाएगी ना। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो मैं खेल खेल रहा हूँ लेंथ के टर्म्स, वो खेल क्यों रहा हूँ। ठीक है, सो ये आपका फंडा यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमारा अगला कंसेप्ट है। तो इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि हाउ टू फाइंड करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, यानी कि अगर कहीं पे रजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है तो वहां पे हम करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं और मैं कहता हूं कि सपोज दैट मेरे पास ये दो रजिस्टर्स हैं, ठीक है, ये दोनों रजिस्टर्स है और ये पैरेलली कनेक्टेड है, और सपोज दैट इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस R1 है और इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस R2 है, और सपोज दैट यहां से जो करंट आ रहा है वो करंट I है। तो आपको पता है कि जब ये करंट आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे इसको दो रास्ते दिख रहे हैं, तो कुछ करंट आपका इधर चला जाएगा और कुछ करंट इधर चला जाएगा। अब आपसे कोई पूछ ले कि ये जो इन दोनों ब्रांचेस में करंट जा रहा है वो कितना कितना जा रहा है, यानी कि I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी, तो वो अगर फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस सेम होती है और वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होती है। तो अगर मैं ये मान लूं कि यहाँ पर जो मैंने बैटरी लगा रखी है वो बैटरी कितने पोटेंशियल की है, तो V पोटेंशियल की है। तो अगर ये बैटरी का पोटेंशियल V है तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी V होगा, और इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी V होगा। ठीक है, बात समझ में आती है। तो यहां से अगर मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है तो I1 क्या होगा, तो आपको पता है V इजिकल टू IR, तो I इजिकल टू V बटे R। सो I1 इजिकल टू V बटे में R1 हो जाएगा और I2 इजिकल टू V बटे में R2 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे करंट्स का रेशो निकालूं तो देयरफॉर I1 इज टू I2 जो आएगा वो क्या होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे हो जाएगा V बाय R1 इज टू V बाय R2। तो यहाँ V से ये V चला जाएगा और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाय R1 इज टू 1 बाय R2। तो ये आ गया आपके करंट्स का रेशो। तो ये जो रेशो अभी आपने निकाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, और इस पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट का रेशो होता है, जो करंट का रेशो होता है वो 1 बटे में रेजिस्टेंस के रेशो के
बराबर होता है। सो अगर आप ये पॉइंट समझ पा रहे हैं तो आप आगे के कई सारे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से और बगैर अटके कर सकते हैं। तो हम इस पर देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हम मान लेते हैं कि हमारा ये एक सर्किट है और इसमें मान लेते हैं यहाँ से 6 एम्पियर करंट आ रहा है और यहाँ पे ये जो रजिस्टर है ये 2 ओम का है और ये जो रजिस्टर है ये 4 ओम का है। ठीक है, और जब ये करंट आगे जाएगा तो ये 2 भागों में बट जाएगा। सो सपोज दैट ऊपर वाले भाग में जो करंट गया है वो I1 है और जो नीचे वाले भाग में जो करंट जाएगा वो I2 है। और आपसे पूछा गया है कि I1 और I2 की वैल्यू बताइए, यानी कि फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। ठीक है, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट सर्किट को मैं CKT से लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके, तो अब यहां पर हमारा जो पहला काम है वो करंट का रेशो निकालना है कि करंट का रेशो क्या होगा। देखो, जब भी आपसे किसी भी ब्रांच में करंट पूछा जाए तो सबसे पहला आप काम कीजिए कि आप करंट का रेशो निकालिए। सो I1:I2 जो आएगा, यानी कि I1:I2 जो आएगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा 1 में R1:1/R2। ये हो गया। अभी ये जो रेजिस्टेंस दे रखा है ये बटे वाले फॉर्म में है। अगर मैं इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहे हैं इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालिए। तो अगर आप 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। तो हमें क्या करना है, जो एलसीएम आया है इन दोनों नंबर्स का उसी से मल्टीप्लाई कर देना इन नंबर्स को। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं इस टर्म को तो 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा और 4/4 यानी कि 1 आ जाएगा। तो यहां से मुझे करंट्स का रेशो पता चल गया कि I1:I2 जो है वो 2:1 है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो I1 करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी कितनी, तो आपको ये पता है कि ये जो I1 और I2 करंट का सम है वो किसके बराबर है, 6 एम्पियर के बराबर है। तो मैं लिख देता हूं, क्योंकि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 6 एम्पियर, यानी कि जो मेरा टोटल करंट है वो 6 एम्पियर का है और वो जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट्स में वो किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, तो 2:1 के रेशो में। यानी कि यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स हैं, तो 3 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट I1 के होंगे और 1 पार्ट I2 का होगा। तो टोटल कितने पार्ट्स होगा, 3 पार्ट्स। और उन 3 पार्ट्स में से I1 के हिस्से में जो आ रहा है वो 2 पार्ट्स आ रहे हैं और I2 के हिस्से में 1 पार्ट आ रहा है। सो I1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखो बच्चों यहाँ ध्यान रखना कि हमेशा टोटल करंट को, ठीक है, I1 का जो हिस्सा है वो बटे में टोटल हिस्से, तो टोटल हिस्से हो गए 3, तो टोटल करंट कितना था 6 एम्पियर। तो 6 × 2/3 करोगे तो 3 2 जा, तो यहां से आ गया 4 एम्पियर। तो इस तरह से आपने I1 की वैल्यू निकाल दी। ऐसे ही अगर आपको I2 की वैल्यू निकालनी है तो उसका भी यही तरीका है। टोटल करंट देखो कितना है 6 एम्पियर और I2 के हिस्से में जो करंट आ रहा था वो 1 आ रहा था, तो 1 बटे में टोटल कितने हिस्से हैं, तो 2 और 1 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे पेपर में 3 में से आपको 1 नंबर मिलता है, तो I1 को जो नंबर मिले थे वो 3 में से 2 मिले थे और I2 को जो नंबर मिले वो 3 में से 1 मिले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। तो 3 दूनी 6, तो यहां से आ जाएगा 2 एम्पियर। तो इस तरीके से आप I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी कोई दिक्कत होगी। अब ऐसे ही हम इससे थोड़ा सा इससे एक ब्रांच और बढ़ा लेंगे और फिर हम वहां पे दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं वहां क्या आंसर आता है हमारा। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि सपोज दैट ये जो सर्किट है हमारा, इसमें एक और रजिस्टर में जोड़ देता हूं इस तरीके से। ठीक है, और ये रजिस्टर है 8 ओम का। और अभी आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इन तीनों ब्रांचेस में करंट कितना कितना फ्लो कर रहा होगा, तो इसमें हम I1 मान चुके थे, इसमें हम I2 मान चुके थे, तो इसमें हम मान लेते हैं कि I3 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ये I1 I2 I3 सबसे पहला काम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का रेशो लिखो आप कि करंट का रेशो होगा क्या। तो यहां पे
जो करंट का रेशियो है यानी I1:I2:I3 इज इक्वल टू क्या होगा, सो 1/R1:1/R2:1/R3। अब ये अभी जो है ये बट्टे वाले फॉर्म में, इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका, ये जो डिनोमिनेटर में दे रखे हैं इनका एलसीएम निकालो। तो 2, 4 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो हमेशा 8 आएगा। तो आप क्या कीजिए, 8 से इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मैं 8 से 1/2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, 8 से अगर 1/4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 आएगा, और 8 से अगर 1/8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 आएगा। तो यहां से मुझे करंट्स का रेशियो पता चल गया। और मैंने यही बोला था हमेशा से आपसे कि जब भी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में रजिस्टर्स के थ्रू आपका करंट फाइंड आउट करना हो या हर एक ब्रांच के थ्रू करंट फाइंड आउट करना हो, तो सबसे पहला काम है करंट का रेशियो निकाल लो, यानी जो करंट है वो यहाँ किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो अभी आपको डिवीजन का समझ में आ गया कि भाई टोटल कितने हिस्से हैं, तो 4, 2, 6, 1, 7 हिस्से हैं, जिसमें से I1 में 4 हिस्से गए, I2 में 2 हिस्से और I1 में 1 हिस्से। ये ऐसे ही मान लो जैसे आपके पिताजी के पास 7 प्लॉट हैं, ठीक है, 100-100 गज के 7 प्लॉट हैं, यानी 700 गज की प्रॉपर्टी है उनके पास, और उनको अपने तीनों बेटों में प्रॉपर्टीज को बांटना है। लेकिन बराबर बराबर नहीं बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं इस हिसाब से कि जो बच्चा सबसे अच्छा है उसको सबसे ज्यादा मिलेगा, जो थोड़ा कम है उसे थोड़ा कम मिलेगा। तो टोटल आपके पिताजी के पास 700 गज की जमीन थी, तो उन्होंने क्या किया, उसको किस रेशियो में लड़कों में बांटा है, तो उसे बांटा है 4:2:1 के रेशियो में। तो जिसको 4 हिस्से मिलेंगे, तो 700 गज के अगर टोटल कितना है 7 हिस्से, तो 700 गज के 7 हिस्से यानी कि 100 गज का 1 हिस्सा, तो जिसे 4 हिस्से मिल रहे हैं इसका मतलब उसे 400 गज जमीन मिल गई, जिसे 2 हिस्से मिले इसका मतलब उसे 200 गज जमीन मिल गई, जिसको 1 हिस्सा मिला उसका मतलब उसे 100 गज जमीन मिल गई। तो ये होता है रेशियो का हिसाब, ठीक है। अब आपको पता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है वो किसके बराबर है, तो वो 6 एम्पियर के बराबर है, यानी जो मेरा टोटल करंट है वो 6 एम्पियर है। तो इस हिसाब से अगर आपको I1 करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे करोगे, तो सीधा सा तरीका है कि I1 करंट निकालना है तो पहले टोटल करंट देखो कितना है 6 एम्पियर, और इसका I1 के हिस्से में कितना आ रहा है, 4 हिस्सा पड़ रहा है, और टोटल कितने हिस्से, तो 4, 2, 6, 1, 7 हिस्से। समझ में आ रही है बात। तो ये आ गया 6, 4 जो 24, तो 24/7 एम्पियर, ये होगी I1 की वैल्यू। ऐसे ही अगर आप चाहें तो I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। I2 निकालना है तो वही आपका टोटल करंट, और I2 के कितने हिस्से थे, तो 2 हिस्से थे, टोटल कितना था 7, तो 6 2 12/7, तो ये आ गया आपका I2। ऐसे ही आप चाहें तो अपना I3 भी निकाल सकते हैं। तो टोटल था आपका 6, जिसमें से I3 के हिस्से में आया था सिर्फ 1, तो I3 के हिस्से में सिर्फ 1, तो ये आ गया 6 तो यहां से आ गया 6/7 एम्पियर। सो ये हो गई आपके I3 की वैल्यू। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को भी कोई भी दिक्कत होगी। तो ये आपने I1, I2, I3 सभी की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। तो ये आपका समझ में आता है। अब इसी में हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर R1, R2, R3, R4 और E, मतलब सारे रजिस्टर्स की वैल्यू दे रखी है और जो बैटरी लगी है उसका EMF भी आपको दे रखा है, और पूछा जा रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट इन ईच रजिस्टर। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना और हर एक रजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपको बताना है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बताऊंगा और उस पॉइंट को बहुत ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल है यहाँ पर भी और आगे अगर आप कभी इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते हैं तो वहां पर भी, ठीक है। सो पॉइंट क्या है कि अगर जैसे मान लिया जाए ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो अभी इन दोनों पॉइंट्स के बीच यहाँ कोई आपको ना तो रजिस्टर दिख रहा है, ना इंडक्टर दिख रहा है, ना कोई कैपेसिटर दिख रहा है। यानी कि अगर दो पॉइंट्स के बीच कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, यानी दोनों ही पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। और अगर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो उनको मैं एक ही नाम दे सकता हूं, यानी कि अगर इसका नाम A है तो मैं इसको भी A दे सकता हूं, ठीक है।
लेकिन अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट की बात कर दूं तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक रजिस्टर है, इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इस वजह से इन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा, इसलिए मैं इनको एक ही नाम नहीं दे सकता, यानी यहाँ पे मुझे कुछ और नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ ए दे रखा था तो यहाँ बी दे देता हूं। अब मुझे बताओ अगर इस पॉइंट का नाम बी है तो क्या इस पॉइंट को मैं बी नाम दे सकता हूं? तो बिल्कुल दे सकता हूं भाई, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच भी कोई रजिस्टर नहीं है, यानी दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। तो पोटेंशियल सेम तो आप नाम भी सेम रख सकते हैं दोनों का। तो इसका नाम अगर बी है तो इसका भी नाम बी रख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक किसी को भी। अच्छा अब देखो, अब इस सर्किट को रीड्रॉ करो, यानी कि दोबारा से बनाओ, क्योंकि अभी ये सर्किट बहुत मुश्किल सा लग रहा होगा देखने में, नहीं भी लग रहा होगा तो जब सॉल्व करने बैठेंगे तो ये मुश्किल लगने लगेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सर्किट को पहले आसान बना रहा हूँ। आपको पता है कि आपके पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट का नाम ए है और एक पॉइंट का नाम बी है, और पॉइंट ए और बी के बीच एक रजिस्टर लगा है जिसका नाम है R2। तो ये मैंने एक रजिस्टर लगा दी जिसका नाम है R2। पॉइंट ए और बी के बीच एक और रजिस्टर है जिसका नाम है R4। तो मैंने एक और रजिस्टर लगा दिया और उसको नाम दे दिया R4। पॉइंट ए और बी के बीच एक और रजिस्टर है जिसका नाम है R3। तो मैंने एक और रजिस्टर लगाया और उसको नाम दे दिया R3, ठीक है। अब इधर का काम खत्म हो गया है, बाकी इधर का सर्किट तो आसान सा था, तो जैसे ये सर्किट बना हुआ था इस सर्किट को आप वैसे का वैसे ही बना लीजिए, तो इधर तो कोई समस्या है ही नहीं, ठीक है। तो ये अब बन गया आपका नया सर्किट और इसकी तुलना में ये सर्किट हुआ बहुत आसान। तो अगर आप देखेंगे तो इस बैटरी की वजह से मान लेता हूं करंट आई निकल रहा है, तो ये जो करंट आई है आगे जाके ये तीन पार्ट्स में टूटेगा, ठीक है। ये जो करंट आई है, ये करंट आई आगे जाके तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सो मान लेते हैं इस पार्ट में जो करंट गया उसका नाम है I3, इस पार्ट में जो करंट गया उसका नाम है I2, और इस पार्ट में जो करंट जा रहा है इसका नाम है I4। तो आपसे बोला गया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए और हर एक ब्रांच में फ्लो करने वाला करंट भी बताइए। तो पहले आप एक काम कीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये तीनों के तीनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 1/Rp इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R2 प्लस 1/R4। और जो R3 है उसकी वैल्यू आपको 15 ओम दे रखी है, R2 जो उसकी वैल्यू भी 15 ओम दे रखी है और R4 की वैल्यू 30 ओम दे रखी है। तो इसको अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 30 कम 30, ठीक है। तो 2 2 4 और 5, 5/30 का मतलब 1/6 और 1/6 को उधर ले जाओगे तो 6 आ जाएगा, यानी यहां से आपको आरपी की वैल्यू मिल जाती है कि 6 ओम आ गई है, ठीक है। तो अब इन तीनों की जगह एक सिंगल रजिस्टर लिख सकता हूं जिसका नाम होगा आरपी, ठीक है। अब इस सर्किट को मैं रीड्रॉ अगर करूं तो वो सर्किट कैसा बनेगा, तो उस सर्किट में एक रजिस्टर R1 होगा, एक यहाँ पे ये बैटरी लग रही होगी जिसका नाम E होगा, और इन तीन रजिस्टर की जगह एक सिंगल रजिस्टर होगा जिसका नाम होगा आरपी, ठीक है। अब आप देखेंगे तो ये दोनों के दोनों रजिस्टर एक ही रास्ते पे हैं, यानी कि ये कौन सा बन रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां से आप इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो RS क्या होगा, तो वो हो जाएगा R1 प्लस का RP। तो R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 4 ओम, और RP की दे रखी है 6, तो टोटल हो गया 10 ओम। तो टोटल आ गया आपका 10 ओम। तो यहां से आपको RS की वैल्यू पता चल गई कि 10 ओम है, ठीक है। तो सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस निकालना था वो आप निकाल चुके हैं। अब आपको हर एक ब्रांच में फ्लो करने वाला करंट निकालना है। तो मैंने तरीका क्या बताया था कि पहले आप करंट का रेशियो निकाल लीजिए, लेकिन उससे पहले भी आपको टोटल करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो वो फायदा होगा आगे चल के। तो पहला काम है टोटल करंट निकालना, और टोटल करंट कितना होगा, तो टोटल वोल्टेज बटे में टोटल रेजिस्टेंस। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मुझे पता है, टोटल वोल्टेज मुझे दे रखा है, तो यहां से टोटल करंट आ जाएगा। सो I इज इक्वल टू क्या होता है, तो I इज इक्वल टू V बटे में R, यानी कि E बटे में RS, और E की वैल्यू आपको 10 दे रखी है और RS की वैल्यू भी 10 दे रखी है। तो यहां से करंट आ गया 1 एम्पियर।
सो आई होप कि इस चीज को लेकर आप में से किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। तो टोटल करंट आप निकाल चुके हैं, खत्म कहानी। अब आपको हर एक ब्रांच का करंट निकलना है तो वो भी निकल जाएगा। तो मैं ये वाला पोर्शन जो है ये रफ कर दे रहा हूँ। सो आप वीडियो को पॉज करके पहले अपना नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। तो यहां से अगर मुझे I1 क्या नाम है इनका, I3, I2 और I4, तो I3, I2 और I4 अगर इन तीनों करंट्स का रेशियो देखना है तो वो क्या होगा, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के रेशियो के बराबर। तो यानी कि 1/R3:1/R2:1/R4। सो 1/R3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, और R2 जो है उसकी वैल्यू भी दे रखी है 15, और R4 की वैल्यू दे रखी है 30। ये हो गया। अगर इनका आप एलसीएम निकालेंगे तो अगर इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इन तीनों नंबर्स को 30 से डिवाइड करना है। तो अगर इसको आप मुझे क्या करना होगा, इन तीनों को 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ भी आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा 1। तो यहां से मुझे करंट्स का रेशो पता चल चुका है कि करंट्स का रेशो आ क्या रहा है। ठीक है, सो करंट्स का रेशो मुझे पता चल चुका है, टोटल करंट मुझे ऑलरेडी पता है। तो मुझे क्या करना है, I1, I2, I3 की वैल्यू निकालनी, निकल जाएगी। सो पहले मैं बात करता हूँ I3 की वैल्यू क्या होगी। तो टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय I3 के हिस्सा कितना है 2, और टोटल हिस्से कितने, तो 2 2 4 और 1 5। तो यह आ जाएगा 2/5 एम्पियर। सो यहां से आपको I3 की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए I2 और I4, तो वो भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो मैं ये इधर का पोर्शन रफ कर दे रहा हूं। और मुझे इस सर्किट की भी इवन जरूरत नहीं है, तो मैं इसको भी रफ कर दे रहा हूं। तो ये आपने I3 निकाल दिया, अब आपको I2 निकालना है। सो I2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो टोटल करंट कितना था हमारा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, और I2 का हिस्सा है 2, और टोटल हिस्से थे 5। तो यहां से I2 की वैल्यू आ गई 2/5 एम्पियर। सो ये आपने निकाल दिया I2। अब ऐसे ही आपको निकालना है I4। सो I4 की वैल्यू क्या होगी, तो टोटल करंट था 1 एम्पियर का, और I4 का हिस्सा है 1, और टोटल हिस्से थे 5। तो यानी कि ये आ गया 1/5 एम्पियर। सो बच्चों मेरे ख्याल से ये तीनों के तीनों पार्ट्स अभी आपको समझ में आ चुके होंगे, और इनमें मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, चलिए ओके। अब इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना और हर एक ब्रांच में फ्लो करने वाला करंट निकालना है। तो इस क्वेश्चन में भी आपका सेम कंसेप्ट फॉलो होगा जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कराया था। अगर मैं बात कर दूं इस पॉइंट की, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं A, तो आप देखिए कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी रजिस्टर नहीं है। और अगर कोई रजिस्टर नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी जो पोटेंशियल इसका वही पोटेंशियल इसका। सेम ऐसे ही, अच्छा ये जो आपको दिख रहा है सिंबल, इस सिंबल का मतलब है कि तार जो है मैं उठाकर लेकर गया हूं। ठीक है, तो यहां से जो तार आया था इसको मैं उठा के फिर इधर ले गया हूं, यानी कि इन दोनों का कोई आपस में फिजिकल टच नहीं है। सो अगर ये पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं B, तो जो इसका पोटेंशियल है वही इस पॉइंट का भी पोटेंशियल है, तो जो नाम इसका वही नाम उसका भी। ठीक है, क्योंकि भाई दोनों के बीच कोई रजिस्टर नहीं है तो कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा। सो मेरे ख्याल से मेरा काम खत्म हो चुका है। अभी मेरे पास कुछ करने के लिए बचा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेता हूँ। तो अगर मैं रीड्रॉ करने बैठता हूँ तो तरीका वही है कि मेरे पास 2 पॉइंट्स थे, एक पॉइंट का नाम A है, दूसरे पॉइंट का नाम B है, और A और B के बीच एक रजिस्टर लगा है जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस में 8 ओम दिखा देता हूं, और A और B के बीच एक और रजिस्टर लगा है जिसका रेजिस्टेंस है 12 ओम। तो मैं एक 12 ओम का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूं।
और ए और बी के बीच एक और रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 6 ओम, तो मैं वो भी दिखा देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ए और बी के बीच सिर्फ 3 रजिस्टर लगे थे, तो तीनों मैंने दिखा दिए। बाकी एक बैटरी लगी थी तो वो मैंने ए और बी के बीच ऐसे लगा दी। ठीक है, तो ये बैटरी कितने की है, तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है। अब बताइए कि तीनों के तीनों रजिस्टर्स आपको किसमें दिख रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका इक्विवेलेंट निकालना आसानी से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये सर्किट कितना मुश्किल सा लग रहा था और ये कितना आसान सा हो गया है। तो ये बस कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जिनको अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, सो यहां से मैं क्या करता हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अगर इन तीनों का मैं एलसीएम लूंगा तो 12 आएगा, नहीं 12 नहीं 24 आएगा। ठीक है, क्योंकि 24 से ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, तो एलसीएम आ गया 24। तो 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, तो 4 3 7 और 2 9, तो 9/24 का मतलब हो गया 3 3 9, 3 8 24, यानी आ गया 3/8 ओम। तो ये आ गया 1/RP की वैल्यू। ठीक है, सो 1/RP की वैल्यू अगर ये है तो RP की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो आ जाएगा 8/3 ओम। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो ये आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया है। अब आपको बताना है कि हर एक ब्रांच में फ्लो करने वाला करंट कितना है। तो किसी भी ब्रांच में फ्लो करने वाला अगर आपको करंट देखना है तो इसके लिए उसका आपको करंट का रेशो देख लेना चाहिए, और उससे पहले आपको टोटल करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ से टोटल करंट निकल जाएगा, तो बिल्कुल निकल जाएगा भाई। टोटल करंट होगा क्या, तो टोटल वोल्टेज बटे में टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज है 12 वोल्ट का और टोटल रेजिस्टेंस है 8/3 ओम का। तो ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 3/8, और ये 4 दूनी 8 और 4 3 12, 3 3 9, 9/2। तो यहां से जो आपका करंट आ रहा है वो 9/2 एम्पियर आ गया। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब टोटल करंट की वैल्यू पता चल गई, अब हम रेशो निकालने लायक बन चुके हैं। तो मान लेता हूं कि ये जो बैटरी से करंट निकला है, मान लेते हैं I, तो ये करंट आगे जाके 3 भागों में बट रहा है। तो इधर जो करंट गया उसका नाम है I1, इधर जो करंट गया उसका नाम है I2, और इधर जो करंट जा रहा है उसका नाम है I3। तो यहां से आपका जो I1 होगा वो क्या होगा, तो सॉरी I1 I2 I3 की वैल्यूज तो बाद में निकलेगी, पहले आप रेशो तो निकालिए। तो अभी हम रेशो की बात करते हैं। सो नाउ I1 इज टू I2 इज टू I3 इक्वल टू क्या होगा, सो 1/R1, सो 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3। तो ये अभी बट्टे वाले फॉर्म में है, मुझे इसे नॉर्मल फॉर्म में लाना होगा। तो उसके लिए वही एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। तो अगर डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं तो यहां से हमारा एलसीएम आएगा 24। तो इसका मतलब है मुझे सभी नंबर्स को 24 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसे अगर 24 से करता हूं तो 6 4 जा 24, इसे अगर 24 से करता हूं तो 8 3 जा 24, और इसे 24 से करता हूं तो 12 2 जा 24। तो यहां से मुझे करंट्स का रेशो पता चल जा रहा है कि करंट्स का रेशो क्या है। और जैसे ही मुझे करंट्स का रेशो पता चल गया, मैं आसानी से करंट की वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है, तो अभी इस फिगर का मेरे लिए कोई यूज नहीं है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। तो यहां से I1 की वैल्यू क्या होगी, सो I1 इज इक्वल टू आ जाएगा टोटल करंट कितना था जो सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो 9/2। इसमें I1 का जो हिस्सा है वो 4 हिस्से हैं, और जो टोटल हिस्से है वो कितने हैं, तो 4 3 7 और 2 9, तो 4/9। तो यहाँ 9 से 9 कट जाएगा, और यहाँ से I1 की जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो 4/2 यानी कि 2 एम्पियर। आई थिंक किसी को कोई इश्यू नहीं होगा। ऐसी मैं I2 की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। तो I2 क्या होगा, तो टोटल करंट है आपका 9/2, और इसमें आपका जो I2 का हिस्सा है वो 3 हिस्से हैं, और टोटल हिस्से 9 थे। तो यह 9 से 9 कट गया, और 3/2 यानी कि 1.5 एम्पियर। तो ये आ गया I2। अब अगर आपको चाहिए I3, तो I3 कैसे निकलेगा, तो आप एक काम कीजिए, टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए। तो 2 और 1 3 3.5 था, और ये 9/2 यानी 4.5। तो 4.5 में से 3.5 माइनस कर दोगे 1 बचेगा, यानी I3 की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर।
ठीक है, तो ये आपने I1, I2, I3 तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। सो बच्चों आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जो भी कंसेप्ट बताया गया बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे और भी अच्छे न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे अगली वीडियो में, जिनका लेवल इससे और अच्छा होगा। ठीक है, सो बच्चों अगर आपको वीडियो लगती है इन्फॉर्मेटिव, आपको लगता है कि हाँ ये वीडियोस आपके काम की और इन वीडियोस से आपका कहीं ना कहीं जो पढ़ाई का लेवल है वो थोड़ा सा और अच्छा हो जा रहा है, तो प्लीज आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है, और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय।